कई बार कुछ इतनी ऐसी जिम्मेदारी मिल जाती है कि उसका निर्वहन बहुत टफ सा हो जाता है, लगता आसान है, लेकिन फिर भी सर का आदेश है तो पालन होगा। हमारे बीच में जो अभी अभी पधारे हैं श्रीमान रणजीत निर्गुणी जी, मैं समझता हूँ उनके नाम से कोई भी अपरिचित नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चूँकि महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का कम आगमन होता है, बाहरी समाज में भी ऐसी स्थिति है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में और एक विधायक प्रत्याशी के रूप में भी जाने जाते हैं। इस समय आप समाज के अनेक ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं जहां संस्कृति को लेकर के, संस्कारों को लेकर के, सामाजिक जागरूकता को लेकर के आप निरंतर कार्यरत रहते हैं और समाज में इसी प्रकार की कड़ी में आप लोगों के समक्ष भी कुछ अपनी बात रखेंगे। क्योंकि ऐसा ही एक कार्यक्रम लेकर के आपके मध्य में आए हैं। हम आपका अभिनंदन, स्वागत और नमन करते हैं। कि मैंने आपके कार्यक्रम के मध्य में थोड़ा दखलंदाजी कर दिया, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं जब आज यहाँ आया हूँ तो एनएसएस का इतना बढ़िया कार्यक्रम का समापन हो रहा है शायद, है ना। तो मैं सबसे पहले अपने हृदय की गहराइयों से इस एनएसएस के इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए मैडम का, प्रिंसिपल साहब का और जितने इसमें प्रतिभागी हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद। यद्यपि समय थोड़ा कम है, नहीं तो विषय आपका जो है, जो विषय मैं लेकर के आया हूं, दोनों की प्रकृति भले अलग अलग हों, लेकिन मामला एक ही है, संदेश एक है। संदेश एक है। क्योंकि आप देखिए क्या हम कह रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सोशल सर्विस, ठीक है। अब राष्ट्रीय सेवा योजना कई तरीके से हम कर सकते हैं। एक मिनट जरा बीच में बच्चों बैठ जाओ, थोड़ा बाद में बात करते हैं, 10 मिनट के लिए मैं बहुत बीच में हूं। तो अब राष्ट्र की परिकल्पना कई तरीके से हम कर सकते हैं। हम कई बार कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है, ऐसा बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन मैं फिर बच्चों से पूछता हूं कि तुम जिस डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि उस डाइवर्सिटी से तुम्हारे मन में क्या क्या छवि आती है। जब तुम अनेकता की बात कर रहे होते हो, भारत तो तुम्हारे समझ में आता है, लेकिन अनेकता की जब बात कर रहे हो तो वो अनेक क्या है। क्या जब तुम अनेकता बोल रहे होते हो तो तुम्हारे नजरों में, तुम्हारी कल्पना में केरल के वो नारियल के पेड़ और समंदर का तट आता है? क्या तुम्हारी कल्पना में गुजरात का रन ऑफ कच्छ आता है? क्या तुम्हारी कल्पना में राजस्थान के वो महल आते हैं? क्या तुम्हारी कल्पना में नालंदा आता है? क्या तुम्हारी कल्पना में विक्रमशिला आता है? इस तरह के तमाम, हर प्रांत की अपनी खूबसूरती है, हर प्रांत की अपनी भौगोलिक खूबसूरती है, सांस्कृतिक खूबसूरती है, खान पान, रहन सहन, हर चीज में एक अलग यूनिकनेस है। और इसीलिए भारत यूनिक है कि तमाम यूनिकनेस को समेटकर एक राष्ट्र है। और इसीलिए तमाम विकास के मापदंडों के बावजूद, और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं भारतीय होने के नाते कह रहा हूं, आज यदि मैं किसी भारत का नागरिक न भी हूं तो मुझे लगता है कि मैं पूरे विश्व को घूमने के बाद भी आपके बीच आऊं तो मैं यही कह सकता हूं कि भारत के इतना खूबसूरत राष्ट्र शायद कहीं नहीं। तो इसलिए आपको भारतीय होने पर बड़ा गर्व होना चाहिए। तो साथियों, इसके साथ मैं सीधा उस विषय पे आ रहा हूं जिसको लेकर के मैं आज आपके बीच आया। अभी क्या है साथियों, इस संगीत के नाम पर, जो संगीत के नाम पर हमारे बीच जो परोसा जा रहा है वो ज्यादातर शोर है। और हम सब जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं और हमारे परंपरा में, हमारे संस्कृति में संगीत का महत्व हम इस बात से आंक सकते हैं कि 4 वेद में एक वेद हमने संगीत को समर्पित किया। वो कौन सा वेद था? सामवेद। सामवेद। आज आप स्वयं से प्रश्न खड़ा करिए कि आप संगीत के प्रति कितने सजग हैं, कितने संवेदनशील हैं। आज डीजे की संगीत है, सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के समय क्या बजता है,
क्या आप इसके प्रति चौकस हैं, सचेत हैं, जागरूक हैं? क्या आपको लगता है कि हमें इसमें पहल करना चाहिए? सरस्वती के हाथ में वीणा तो है, लेकिन हम में से कितने लोगों ने वीणा साक्षात देखा? नहीं देखा? सरोद का नाम सुना है? नाम सुना है? देखा कितने लोगों? बहुत कम लोगों ने देखा। इसी प्रकार से सारंगी है, रुद्र वीणा है, बांसुरी है, कृष्ण के कन्हैया के बांसुरी से सब वाकिफ है, लेकिन क्या आपने किसी अच्छे कलाकार का बांसुरी वादन आमने सामने बैठकर सुना है? तो सवाल ये है कि जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत हैं, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? क्या वो राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी? तो साथियों, मैं ये बताने आया एक छोटी सी कहानी थी विद्यार्थी की संख्या ज्यादा। 1970 के दशक में आईआईटी दिल्ली के कुछ छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया गए थे। निशा बैठा हो चुपचाप। कोई बात नहीं, जितनी जल्दी आप बैठ जाएंगे बड़ी कृपा होगी। तो 70 के दशक में आईआईटी दिल्ली के कुछ छात्र छात्रा अपने पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया गए। सुनिएगा बड़ी गौर से, आप ही की कहानी है, माध्यम कोई हो। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया जब गए तो उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ध्रुपद गायन का कार्यक्रम देखा होते हुए। आप में से कितने बच्चों ने ध्रुपद का नाम सुना था? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कम से कम 10 बच्चे भी हाथ खड़ा करते तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, मैं बात कर रहा हूं मित्रों 1970 के दशक, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में जब ध्रुपद का गायन कार्यक्रम देखा और योग का शिविर देखा, तो उन इंजीनियर्स को अंदर से ऐसा लगा कि हमारे अपने देश भारत में ये शास्त्रीय संगीत हम सुनना छोड़ रहे हैं और बाहर के देशों में इस प्रकार से इतनी तल्लीनता से लोग इन चीजों को सुन रहे हैं। और उस नाते उनमें से एक, जिनका नाम है डॉक्टर किरण सेठ, नाम महसूस होता है महिला होने का, पुरुष हैं। डॉक्टर किरण सेठ जब 75 में वापस आते हैं तो उसी आईआईटी दिल्ली के कैंपस में उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई वादन का कार्यक्रम करवाया। फिर अगले ही वीक में जेएनयू में पंडित रविशंकर जी का कौन सा वाद्य बजाते थे? नो, ऐसे तो कम से कम इसी बारे 5 वाद्य के नाम तो गिनाओ। सीता, पंडित रविशंकर सितार वादन, उनका कार्यक्रम हुआ। आप में से कितने बच्चों को मालूम है या विद्यार्थियों को मालूम है कि पंडित रविशंकर को कौन सा नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? मालूम होना चाहिए। अभी मैं पूछूंगा कि ऋतिक रोशन को क्या मिला, सबको मालूम है ना? शाहरुख खान, आमिर खान को सबको मालूम है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला और ये हमें नहीं मालूम। मैं इसी दिशा में आपको सचेत करता हूं। सांगीतिक कार्यक्रम का आयोजन तो एक माध्यम होता है सिर्फ उस ओर आपको खींचने का, जिन चीजों को हम थोड़ा इस भगदड़, बाजारी भगदड़ में छोड़कर बहुत तेजी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप बर्गर ना खाएं, पैकेज ना खाएं, चाउमीन ना खाएं। हम प्रिय संगीत की जो विधायक हैं उनसे भी रूबरू होते रहना चाहिए। अब पंडित रविशंकर भारत रत्न मिला, ये हमने से कई छात्र छात्राओं को मालूम नहीं है। मैं यदि बोलूं बांसुरी, तो कितने बच्चों को मालूम है, कितने विद्यार्थियों को मालूम है कि बांसुरी से जुड़े 2 कलाकार का नाम पूछता हूं। रुक जाओ, आप बोलो बच्चे, आप भी बोलो, आप भी बोलो। खड़े होगा, आपने हाथ खड़ा किया। अरे सही होगा गलत होगा बोलो। पटोरी में रोल वजनदार का बांसुरी वादन सुना था, उनसे भी एक वरिष्ठ कलाकार है, उनका नाम बताइए। थोड़ा हम लोग खेलते हैं, क्विज करते हैं। हम वेरी नाइट, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। यदि मैं बोलूं संतूर, तो 2 कलाकार का नाम बताओ। एक का तो पता है, 2 भी आ रहे थे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में।
अब सब कुछ आप ही बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको पहचान रहा हूं, आप सभी कार्यक्रमों में आएंगे, आपको सब मालूम है। शिव कुमार शर्मा का नाम सुना है? पंडित शिव कुमार शर्मा पद्म विभूषण है हमारे देश में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न मिला, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना? यदि मैं बोलूं कि दक्षिण भारत के कुछ नृत्यों के नाम बताइए, आप सब बताइए, सब इतने अच्छे। कौन से राज्य से है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सब मिलके जवाब देंगे, यहाँ कोई एकड़ डिग्री नहीं लेना किसी को। और कुचिपुड़ी से जुड़े कुछ कलाकार के नाम बताएंगे। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक राजा एंड राधा रेड्डी, वो भी पद्म विभूषण है, कोई बात नहीं। और बताइए, केरला से जुड़े मोहिनीअट्टम, एक है कुटियाट्टम, और कुटियाट्टम को लेकर आपको जानना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए, यूनेस्को ने कुटियाट्टम को हेरिटेज डांस की श्रेणी में रखा है। और कुटियाट्टम 2000 वर्ष पुराना एंशिएंट डांस ड्रामा की श्रेणी में आता है। तो यह है कुटियाट्टम की विशेषता। अब मैं यदि आपसे पूछूं कथक नृत्य के कुछ कलाकारों के नाम बताएं, सब लोग नहीं बोलोगे? हाँ, ये पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में देहावसान हो गए, और वो भी पद्म विभूषण थे। लेकिन हमको अपने राष्ट्र के जो अच्छे कलाकार या उनकी जो सम्मान है उसका ज्ञान नहीं होता है। मित्रों, शिक्षक बंधुओं, थोड़ा इधर 5-10 मिनट इस शिक्षक के साथ, फिर हम आपके साथ। देखिए, हमारा उद्देश्य है, मैं अपनी सीधी बात कह के जा सकता था, 2 मिनट की बात होगी, लेकिन मैं सीधी बात जान के नहीं कह रहा, क्योंकि उद्देश्य नहीं मालूम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अभी का जो पूरा दौर है, इसमें सभी नौजवान नौजुवती एक बात को स्वीकार करेंगे कि एक तनाव की संस्कृति है। हम में से ज्यादातर लोग टेंशन में है कि नहीं? बहुत हैवी, और कई दफा हमको ये भी पता नहीं है कि तनाव का कारण क्या है। अनडिफाइंड रीजन है टेंशन के। वी आर नॉट डिफाइनिंग आवरसेल्व्स एट ऑल। स्वयं से सवाल नहीं कर रहे कि तनाव है क्यों। चाहे वो तनाव का कारण छोटा भी हो सकता है कि मेरे पड़ोसी के पास अप्पो का नया गैजेट आ गया है ना, और उसके बाइक का मॉडल नया वाला आ गया, ये भी छोटा कारण हो सकता है। बड़े कारण अपने रोजगार को लेकर हो सकता है, अपने घर के रंगों को लेकर हो सकता है, अपने जीवन स्तर को लेकर हो सकता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, इस तनाव के अनेक कारण हो सकते हैं। बाजार का भगदड़ है, चकाचौंध है, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है, सोशल मीडिया का दौर है, जहां किसी भी तथ्य में जाने की संस्कृति हमारी समाप्त हो रही है। एक ने कुछ लिख दिया, हम उसको वेरीफाई नहीं करते वायरल, कि हम वायरल मोड में जब जीते हैं तो टेंशन हमारे अंदर रहेगा ही रहेगा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं या सुझाव देना चाहता हूं, इस तनाव से जूझने के उपचार क्या क्या है। तो कई उपचार आप सब अपनाते भी होंगे। कहा जाता है अच्छे से वॉक करिए, वो आपके तन और मन को स्वस्थ करता है। योगा की बात आती है, मेडिटेशन की बात आती है, लेकिन मैं 2 चीज जोड़ने आ जाया। अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छी कविताएं पढ़िए और अच्छा संगीत। इन चीजों को यदि आपने अपना लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। 8वीं कक्षा की कविता उठा लीजिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन। लेकिन उसको हम 8वीं कक्षा में रख के वहीं परीक्षा में लिख के भूल जाते हैं, है ना। वो गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, वो दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। 1000 भेष धर के आई मगर तुझे न छल सकी। बोलो बोलो बोलो। कविताएं तो आजीवन याद करने के लिए होती है। 8वीं के बाद 8वीं कविता याद कर रहे, ऐसी बात थोड़ी होनी चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के जिंदगी, इसको बाय हार्ट करिए, ठीक है, तो आपके अंदर वो प्रवेश करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के साहित्य चैप्टर को अलग हटाऊंगा, संगीत पे आ जाऊंगा। आप सबने बहुत खूबसूरत कहानी पढ़ी, वो भी पद्म विभूषण थे, लेकिन हमको अपने
राष्ट्र के जो अच्छे कलाकार या उनकी जो सम्मान है उसका ज्ञान नहीं होता है। मित्रों, शिक्षक बंधुओं, थोड़ा इधर 5-10 मिनट इस शिक्षक के साथ, फिर हम आपके साथ। देखिए, हमारा उद्देश्य है, मैं अपनी सीधी बात कहकर जा सकता था 2 मिनट की बात हो, लेकिन मैं सीधी बात जान के नहीं कह रहा, क्योंकि उद्देश्य नहीं मालूम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हम कहना ये चाहते हैं कि अभी का जो पूरा दौर है, इसमें सभी नौजवान नौजवान की बात को स्वीकार करेंगे कि एक तनाव की संस्कृति है। हम में से ज्यादातर लोग टेंशन में है कि नहीं? बहुत हैवी, और कई दफा हमको ये भी पता नहीं है कि तनाव का कारण क्या है। अनडिफाइंड रीजंस है टेंशन के। वी आर नॉट डिफाइनिंग आवरसेल्व्स एट ऑल। स्वयं से हम सवाल नहीं कर रहे कि तनाव में है क्यों। चाहे तनाव का कारण छोटा भी हो सकता है कि मेरे पड़ोसी के पास अपो का नया गैजेट आ गया है ना, और उसके बाइक का मॉडल नया वाला आ गया, ये भी छोटा कारण हो सकता है। बड़े कारण पे रोजगार को लेकर हो सकता है, अपने घर के रंगों को लेकर हो सकता है, अपने जीवन स्तर को लेकर हो सकता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, इस तनाव के अनेक कारण हो सकते हैं। बाजार का भगदड़ है, चकाचौंध है, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है, सोशल मीडिया का दौर है, जहां किसी भी तथ्य में जाने की संस्कृति हमारी समाप्त हो रही है। एक ने कुछ लिख दिया, हम उसको वेरीफाई नहीं करते वायरल, कि हम वायरल मोड में जब जीते हैं तो टेंशन हमारे अंदर रहेगा ही रहेगा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ या सुझाव देना चाहता हूँ कि इस तनाव से जूझने के उपचार क्या क्या है। तो कई उपचार आपसे अपनाते भी होंगे। कहा जाता है अच्छे से वॉक करिए, वो आपके तन और मन को स्वस्थ करता है। योगा की बात आती है, मेडिटेशन की बात आती है, लेकिन मैं 2 चीज जोड़ने आ जाया। अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छी कविताएं पढ़िए और अच्छा संगीत। इन चीजों को यदि आपने अपना लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी है। 8वीं कक्षा की कविता उठा लीजिए, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना चाहिए। लेकिन उसको 8वीं कक्षा में रख के वही परीक्षा में लिख के भूल जाते हैं, है ना। वो गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, वो दिन भी जाए में तेरे गुजर गए 1000 दिन। 1000 देश घर क्या ही मगर तुझे न चल सकी। बोलो बोलो बोलो। कविताएं तो आजीवन याद करने के लिए होती है। 8वीं के बाद 8वीं कविता याद करना ऐसी बात थोड़ी होनी चाहिए। लब पे आती है दुआ बन के जिंदगी इसको बाय हार्ट करिए, ठीक है, तो आपके अंदर वो प्रवेश करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के साहित्य चैप्टर को अलग हटाऊंगा और संगीत कर जाऊंगा। आप सबने बहुत खूबसूरत कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद की, ईदगाह। ईदगाह में बच्चा होता है, क्या नाम है? हामिद। हामिद। हामिद कहाँ जाता है घूमने? मेला। मेला जाता है। वो क्या खरीदता? चिमटा। झूठा। किसके लिए? माँ के लिए। रोटी सेकने दादी के लिए, जिसके लिए हो। क्यों खरीदता? हाथ जल जाता है रोटी बनाते समय, इसीलिए। माँ के हाथ जल जाता है रोटी बनाते ये बड़े गौर से बड़ा एक शानदार छोटी सी कहानी से बड़ा संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, और सारे तनाव आपके समाप्त हो जाएंगे। इसने इस उदाहरण को आपने आत्मसात कर लिया। कितने तनाव को समाप्त करने की एक छोटी सी कहानी है। छोटा बच्चा है, वो मेला जाता है, लोग हवा मिठाई खरीद रहे होते हैं, लोग बैलून खरीद रहे होते हैं, लोग पुस्ता खरीद रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा असमंजस में है कि मैं क्या करूं, मेरी दादी के हाथ पक जाते हैं। वो बच्चा क्या करता है, अपने तमाम इन इच्छाओं को बदल करते हुए सीधा जाता है और चिमटा खरीदता है। अब इस चिमटा खरीदने में 2 संदेश है। एक, उस बच्चे का अपनी दादी से प्रेम का संदेश है। अब ये हमको तय करना है, स्वयं से सवाल करना है कि हम में से कितने लोग अपने दादा दादी माता पिता से के प्रति कितने कंसर्न है। ये आपके अंतरात्मा के लिए सवाल होगा। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है, टेंशन उसके मन में नहीं आया था। आज यदि आप बाजार जाए 15,000 रुपए लेकर, आपको सैमसंग का, कोई आपको का, वीवो का गैजेट सामने दिखाई पड़ता है,
तो क्या आप इस बात की फिक्र करेंगे कि मेरी दादी के कुछ सामान जरूरी है, उसका पलंग टूटा है, पलंग खरीद उसके लिए नहीं आएगा? कॉमन सेंस की बात। दूसरी बड़ी बात क्या है, आज हम तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं में मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद ने उस बच्चे के थ्रू आपको मैनेजमेंट का बड़ा पाठ पढ़ाया कि जब हमारे पास संसाधन कम हो, आवश्यकताएं ज्यादा हो, तो हमें प्रायोरिटी पर किस चीज को डालना है। तो प्रायोरिटी पर ह्यूमन नीड सबसे पहले जो सेंसिबल चीजें हैं उसको डालना है। तो कम संसाधन, आवश्यकताएं ज्यादा, निर्णय लेने की जो विधा है वो हमको प्रेमचंद ने हमीद के माध्यम से सिखाया। इसी प्रकार की अनेकों लेखकों और कवियों के लेखन में आपको जीवन की फूट मिलेगी। और लेखक को जब आप पढ़ते हैं हाथ में लेकर अकेले में, उस समय क्या होता है, कहानी के कथानक के माध्यम से आप अपने अंदर यात्रा कर रहे होते हैं। वो आपके अंदर ताकत का निर्माण करता है, स्वयं को रीडिफाइन करवाता है, आपको स्वयं के अंदर जूझने की क्षमता पैदा करता है। और उसी कड़ी में जो आखिरी बात आज के लिए है वो है संगीत। जब भी आप अच्छे संगीत को सुनते हैं, अभी भी इतने गानों के बावजूद आपने सुने क्या पुराने गाने सुने, हमें अच्छा लगता है। क्या कारण है, सोचिए जरा सा। कहीं ना कहीं उसका एक असर साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल आपके मानस पर पड़ता है। यानी कि उससे एक मैथमेटिकल हम फॉर्मूला ड्रॉ करें कि हम लगातार अच्छे संगीत सुनेंगे तो हमारे मन में स्थिरता का निर्माण होगा और उससे हमारे अनावश्यक तनाव घटेंगे, बीमारियां हमारी दूर होगी। और साथियों, चूंकि राष्ट्रीय सेवा योजना एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि ऐसे कार्यक्रम में आना होगा जहां आप लोग इस भावना से स्वयं काम करते हैं। तो भारतीय संस्कृति के अमूल्य जो धरोहर है उसकी रक्षा करना भी हम सभी नौजवानों का, नवयुवतियों का धर्म है। हमारे मौलिक कर्तव्यों में एक है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, उसका प्रचार प्रसार। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? करेंगे ना? एक संस्था है साथियों, स्पीक मैके, इसकी चर्चा में कर रहा था कि डॉक्टर किरण सिंह जब IIT दिल्ली लौटे तो उन्होंने 1970 की दशक में संस्था बनाया स्पीक मैके। अभी वो भारत सरकार द्वारा समर्थित संस्था है और स्पीक मैके का पूरा नाम आप मेरे साथ बोलेंगे, फिर मैं आपको न्योता देने वाला हूँ। उस न्योता को देकर मैं चला जाता हूँ। S से हम बोलते हैं सोसाइटी, क्या है? P है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स द यूथ। ठीक है सर। भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं संस्कृति को युवाओं के बीच प्रसारित करने वाली संस्था। और हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था 1995 में, वहीं से उस आंदोलन से जुड़ा हुआ। और उसका महज एक काम है कि जो भारतीय शास्त्रीय गायन है, लोक कलाएं हैं, उसको नौजवानों के बीच स्कूल और कॉलेज में ले जाना। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम महज मनोरंजन के लिए नहीं, वो आपके आत्मरंजन के लिए, वो ध्यान के लिए और वो आपके ज्ञानवर्धन के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि कोई कलाकार हमारे बीच उपस्थित है, वो महज कलाकार नहीं है। आप अपने पास्ट को नहीं देख सकते, अतीत को कहाँ से देख पाएंगे? यू कैन नॉट सी योर पास्ट। लेकिन एक कलाकार यदि बांसुरी सितार भी बजा रहा होता है तो आप समझिए इस बात को कि उस कलाकार की संगीत में कई पीढ़ियों ने जो संगीत को रिफाइन किया होगा, उसकी पूरी तपस्या जुड़ी है। उस नाते मंच पर पूरा अतीत और वर्तमान होता है, हजारों वर्ष उस समय से काल का सारांश लिए मंच पर हमारे मध्य होता है। साथियों, हमारे देश में बहुत सारी कलाएं हैं, उस पर विस्तार में चर्चा एक दिन ऐसे प्रिंसिपल साहब से अनुमति लेकर वसंत जी के साथ, सभी के साथ 1-2 घंटे का पूरा क्लास करेंगे। अभी विगत वर्ष आप सबको पता है कि पंडित रोनू मजूमदार बांसुरी वादक थे, वो आए थे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सभागार में। मुझे नहीं मालूम था कि AIT कॉलेज की सभागार है, तो यहाँ भी कुछ कार्यक्रम प्रिंसिपल साहब की अनुमति से भविष्य में हम लोग आग्रह करके करेंगे। अभी एक लोक कला की टीम आ रही है। आपने टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे राजस्थानी गायक, वादक, नर्तकों को देखा।
और जैसलमेर जिला है, उसके गांवों में कई जनजातियां हैं, लंगस, मंगनिया, कालबेलिया। तो इनकी एक ही काम है, इनका बच्चा शुरू से ही सिंस देयर टाइम ऑफ बर्थ दे आर ट्रेन्ड इनटू म्यूजिक। कोई कमाइचा बजाएगा, कोई खड़ताल बजाएगा, कोई सिंधी सारंगी बजाता है। और राजस्थानी गीत गाने हम सब ने बहुत जोशो खरोश से सुना है और सुनने की इच्छा भी रखते हैं। केसरिया बालमा, न्यूरा और तमाम पारंपरिक उनके जो गीत गाने हैं। और हम सब ने कालबेलिया नृत्यांगनाओं को भी देखा होगा टेलीविजन के ऊपर। वो ब्लैक ड्रेस में, उनका एक ड्रेस होता है, तेज नाचती हैं, सिर पे 1 दर्जन घड़े या बटन रख के नाचना, तवा के ऊपर नाचना, ग्लास के ऊपर नाचना और तमाम तरह की कलाओं के माध्यम से आपको वो राजस्थान का एहसास दिलाता है। और फिर आपको पता चलता है कि हमारी जब हम कहते हैं अनेकता में एकता, तो उस अनेकता में क्या क्या चीजें समाहित होनी चाहिए। हम राजस्थान बोलते हैं वहाँ की कला आ जाए, केरल बोलते हैं कथकली आ जाए। तो इस नाते साथियों, परसों 2 तारीख को फिर से एक